आपको किसी आयन की कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट पानी के अंदर एक्वस मीडियम में इसकी स्टेबिलिटी देखनी हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि Mn3+ या Mn2+ में ज़्यादा स्टेबल कौन है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की ज़्यादा स्टेबल है इन एक्वस मीडियम, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और स्टेबिलिटी बताते हैं। सबसे पहले ये बताया था कि मेटल है, मेटल आपका सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। आप इस मेटल एटम को एनर्जी दोगे गैशियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी। डेल्टा एस सब लिखा है मैंने शॉर्ट में, सब्लिमेशन एनर्जी, या फिर आप एटमाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो। एक मोल सॉलिड को गैशियस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी आप दोगे। गैशियस आयन बनने के बाद आप उस गैशियस आयन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ताकि उसे आप आयन में कन्वर्ट कर सको। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको जो आयनेशन एनर्जी आप दोगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और डाइवेलेंट गैशियस आयन बनाना है तो 2 बार एनर्जी दोगे। जो सेकंड बार आप एनर्जी दोगे दैट विल बी कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 3 बार एनर्जी दोगे, एंड द थर्ड जो एनर्जी आप दोगे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दैट विल बी कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे बोर्ड के हिसाब से मैंने यहाँ पे गैशियस मेटल एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? 2, तो मैं 2 बार आयनेशन एनर्जी दे रहा हूँ। मेरा गैशियस मेटल एटम गैशियस मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इस गैशियस मेटल आयन को पानी में डालूंगा। जैसे जैसे पानी में डाला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल इस गैशियस आयन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड हो जाएगी। पानी इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। पानी के मॉलिक्यूल इस गैशियस आयन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अब हमारा गैशियस आयन जो है मेटल का वो एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे इस आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस मीडियम। मैं डाइवेलेंट आयन की स्टेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ कि ये आयन जो बना है ये कितना ज़्यादा स्टेबल है। ये 3+ भी हो सकता था, सेम प्रोसेस चलता, लेकिन आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते थे। तो मुझे इस आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। एक्वस मीडियम में किसी पर्टिकुलर आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो पहले मैंने ये देखा कि वो आयन बना कैसे। वो आयन सॉलिड से शुरू होकर यहाँ तक जब पहुँचा तो यहाँ पे 3 एनर्जीज का रोल है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जीज एंड हाइड्रेशन एनर्जीज। इन सबको ऐड ऑन कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो डेटा बनेगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा एचटी, टोटल एंथैल्पी, टोटल, टी फॉर टोटल। और ये 3 एनर्जीज का सम। पहली इसको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या कहते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी आप देते हो दैट, और एनर्जी जब आप दे रहे हो दैट विल बी पॉजिटिव। आयनेशन एनर्जी भी आप देते हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। अब जब कोई आयन पानी के अंदर जाता है, हाइड्रेशन होता है उस आयन का, पानी के मॉलिक्यूल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है माइनस। 3 एनर्जीज को ऐड ऑन कर लो, आपको मिल जाएगा डेल्टा एच टोटल, दैट इज इलेक्ट्रोपोटेंशियल। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वैल्यू इन 3 एनर्जीज का जो सम है ये जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इस आयन की होगी। यानी कि किसी भी आयन की स्टेबिलिटी के लिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा रिलीज होना क्या रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब अब आप लोग देखो कि ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव में कब आएगी, जब हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो क्या हो, ज़्यादा हो। और सब्लिमेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हो बाहर से, जो आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो, आपको एनर्जी कम देनी पड़े और एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो, तो वो पर्टिकुलर आयन क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। दिस इज द की पॉइंट। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 3 एनर्जीज का सम जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज द की पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये सब डेटाबेस है, इन सब एनर्जीज को ऐड करके कितना वैल्यू आएगा, ये सबके अलग अलग है, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग है वैल्यू सारा।
हर मेटल के लिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, टोटल को ऐड करोगे वो भी अलग आएगा। तो सर डेटा आपको दे रखा हूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा नेगेटिव रहता है इसका वैल्यू, इन चीज़ को ऐड करके उतनी ज़्यादा क्या रहती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। आगे समझ में आपके? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये पी पॉइंट यही है। अब जरा समझो, जैसे हमने कहा यहाँ पे आपको मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कहा E0 Mn3+ ओब्लिक Mn2+। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर मैंने मेटल से क्या बनाया, M+2 बनाया। यहाँ पर हमने क्या किया, M3+ से क्या बनाया, Mn। ये वैल्यू तुम्हें दे रखा है, ये वैल्यू होता है 1.57 वोल्ट में निकालता है वैसे। अब ये डेटा को ऐसे तुम्हें डेटा दिया हुआ है, अब इस डेटा को तुम्हें स्टडी करके स्टेबिलिटी बतानी है। स्टेबिलिटी कितनी है, क्या है। Mn की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक 3 और दूसरी क्या है, 2 है। अब तुम्हें बताना है कि यार एक्वस मीडियम में ये ज़्यादा स्टेबल है, +3 वाला ज़्यादा स्टेबल है या +2 वाला ज़्यादा स्टेबल है। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों होती है मैंगनीज की। मैंगनीज +3 आयन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मैंगनीज +2 आयन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा एक्वस मीडियम के अंदर, ये डेटा से देखकर आपको पता लगना चाहिए। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर ये डेटा प्लस है, इसका मतलब जो ओब्लिक वाला आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि ये Mn2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और Mn3+ जो है वो कम स्टेबल, लेस स्टेबल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि डेटा प्लस में है ये डेटा, तो Mn3+ अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो चाहेगा कि वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, +3 +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि डेटा क्या है, प्लस। हमेशा कोई भी आयन या कोई भी प्रोसेस हमेशा कम स्टेबल से कहाँ जाना चाहती है, ज़्यादा स्टेबल। तो क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है तो Mn3+ चाहेगा कि मैं Mn2+ बन जाऊँ, इसका मतलब Mn2+ क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि हमेशा आयन कम स्टेबिलिटी से किसकी तरफ जाना चाहेगा। तो क्योंकि डेटा प्लस में है तो Mn3+ चाहता है कि वो Mn2+ बन जाए, और वो ऐसा क्यों चाहता है, इसका मतलब Mn2+ क्या है, ज़्यादा स्टेबल। आया समझ में? ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अगर डेटा प्लस में होगा तो ओब्लिक वाला आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, बाद वाला आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, पहले वाला कम स्टेबल होगा। ऐसे समझ। तो इस डेटा से देख के मैं क्या पता लगा कि पानी के अंदर इन एक्वस मीडियम मैंगनीज का कौन सा आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, Mn2+ ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, Mn3+ के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे समझिए। अब बेटे जो ज़्यादा स्टेबल है उसको छोड़ दो, कम स्टेबल वाले को देखो। कम स्टेबल वाला हमेशा क्या चाहेगा कि मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ, तो Mn3 जो है वो Mn2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, अरे होना चाहेगा। कैसे कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, साफ साफ दिख रहा है। 3 से क्या होना चाह रहा है, 2, कम से सॉरी ज़्यादा से कम, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये ज़्यादा से कम होगा, अरे होगा। +3 से 2 में कब जाएगा, जब ज़्यादा प्लस से कम प्लस की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा सर जी। क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, Mn+3 का, 2+ का नहीं, क्योंकि वो तो क्या है 3+ का क्या होगा, और जिसका रिडक्शन होता है आपको पता है वो कैसे एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग। उल्टा होता पड़ा होगा आपको, अगर रिडक्शन होता है एजेंट कैसा होगा, तो ये सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो देखो तुम्हें यहाँ से एक डेटा से तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बताओ इस डेटा से तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तुम्हें डेटा से किसके बारे में पता लग गई, स्टेबिलिटी के बारे में, कि भैया कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, Mn2+, क्योंकि डेटा प्लस में। सेकेंड थिंग, जो कम स्टेबल वाला है वो क्या होना चाहेगा, तो आपने कहा सर वो रिड्यूस होना चाहेगा, क्योंकि 3+ से 2+ में जाना चाहेगा तो रिड्यूस होना चाहेगा। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि Mn3+ रिड्यूस होना चाहेगा, और अगर ये रिड्यूस होगा तो ये एजेंट कैसा होगा, बोलो क्लियर है मेरी बात।
ये लीजिए सर, ये डेटा से हमें देखो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली। ये डेटा मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, डेटा है। एग्जाम में आपको डेटा दे देगा, आपको डेटा याद नहीं करना है। एक दो डेटा मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको इजी रहेगा, अदरवाइज डेटा आपको एग्जाम में दे देते हैं। एक और डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, E0 CR3 प्लस ओब्लिक CR2 प्लस, और इसका डेटा है -0.41 वोल्ट, -0.41 वोल्ट में है। अब इससे भी इंफॉर्मेशन निकालो, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम निकाल पा रहे हो? CR3 प्लस ओब्लिक CR2 प्लस 0.41 वोल्ट, यहाँ से वैल्यू निकालो। क्या आपको पता लग रहा है? यहाँ से ये पता लग रहा है कि CR3 प्लस CR2 प्लस में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, क्योंकि डेटा क्या है, तो CR3 प्लस CR2 प्लस नहीं बनना चाहता है। इसका मतलब ये स्टेबल है, तभी उसमें कन्वर्ट नहीं होना चाह रहे, मोर स्टेबल। वैसे समझ लो, अगर नेगेटिव होगा तो पहले वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो बाद वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। कैसे आपको? अच्छा सर, ये मोर स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया सर? ये आपका लेस स्टेबल हो गया, ये आपका लेस स्टेबल हो गया, वो आपका ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्रोमियम एक्वस मीडियम में क्रोमियम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है? +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जो ज़्यादा स्टेबल है उसको छोड़ दो, कम स्टेबल वाले को देखो। कम स्टेबल वाला क्या करना चाहेगा? 2 प्लस किसमें जाना चाहेगा? 3 प्लस में। कैसे जाएगा ये? 2 से 3 का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन होगा सर, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। 2 से 3 तभी जाएगा जब ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे एजेंट हो गया? ठीक है सर, इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन इसके अंदर से निकालनी है। ठीक, अरे ठीक, डेटा आपको दो तरह के मिल जाएंगे। जो टाइप है इसमें देखो, ये डेटा किसके लिए बेस्ड है? ये किसमें दिया हुआ है? 3 से क्या बन रहा है? 2 बन रहे हैं। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 में जा रहे हैं। कुछ डेटा आपको ऐसे भी मिल जाएगा, जैसे मैंने कहा E0 Mn2 प्लस ओब्लिक Mn, यहाँ पे +2 से कहाँ जा रहे हैं? 0 में। +2 और 0 में जा रहे हैं। इसका डेटा आपको दे रखा है -1.18 वोल्ट, ऐसे दे रखा है। कॉन्सेप्ट सेम है, बट बहुत बार बच्चे का यूज करते हैं। अभी तो डेटा मैंगनीज का डेटा 1.57 वोल्ट देखा था, आपने यहाँ -1.18 वोल्ट लिख दिया। यहाँ पर ये प्रोसेस में क्या हो रहा है? 3 और 2 की बात हो रही है, यहाँ पे +2 और 0 की बात हो रही है ना? तो सेम इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालो, सेम चीज़ है। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल? मैंगनीज +2 ज़्यादा स्टेबल या मैंगनीज ज़्यादा स्टेबल? Mn +2 ज़्यादा स्टेबल, बिल्कुल ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि डेटा माइनस में है तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, ये ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। तो Mn क्या चाहेगा? Mn क्या चाहेगा? ये आपका ज़्यादा स्टेबल है पानी के अंदर, इन एक्वस मीडियम ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। दोनों ठीक है? अब बताओ क्या करना चाहेगा ये? क्या करना चाहेगा हमें? आवाज नहीं आ रही है। यस सर, Mn से क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, कैसे एजेंट हो जाएगा? तो ऐसे आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। बोलो क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और ये जो वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज जो आई हैं प्रैक्टिकली, ये वैल्यूज आई है कितनी एनर्जीज को ऐड करके बनी है? 3। कौन कौन सी एनर्जीज आई है? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, इन सबको ऐड करके वैल्यूज बनी है। बोलो क्लियर? ठीक हो गया? तो पहले इसको नोट कर लो, ये वाली बात नोट कर लो। फर्स्ट, सेकेंड, ये फर्स्ट नोट कर लो, सेकेंड नोट कर लो, और एक थर्ड नोट कर लो। तो वैल्यूज देखकर आपको स्टेबिलिटी के बारे में, आपको रिड्यूसिंग बिहेवियर के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन निकल आती है। ये क्वेश्चन आपका है, ये जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हें दे रखे हैं, ये वैल्यूज तुम्हें दे रखी है, चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द इरेगुलरिटीज इन द अबव वैल्यूज। देखो, एक्सप्लेन द इरेगुलरिटीज इन द अबव वैल्यूज।
irregularities in the above values. क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा पर समझिए पहले। अगर आप गौर से देखें तो इन वैल्यूज में एक रेगुलर ट्रेंड नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी वैल्यूज लगातार इंक्रीज कर रही हैं या फिर लगातार डिक्रीज कर रही हैं। अब आप देखो, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, कम नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, फिर यहाँ पे यहाँ से कम हो गया, फिर यहाँ बढ़ गया। आप खुद चेक करो, कैसा हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है लगातार, कैसा हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है लगातार? नहीं सर। इसके अंदर क्या दिख रही है आपको? एक इरेगुलर वेरिएशन आ रहा है, इरेगुलरिटी आ रही है। कभी ये ज्यादा नेगेटिव हो जा रहा है, कभी कम पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपका क्वेश्चन। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, आपको पता है कि जो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है ये इन तीन एनर्जीज का क्या है? वैनेडियम के लिए जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इन तीन का सम टोटल करके आया होगा, राइट? अगर आपको इनमें से किसी के अंदर भी इरेगुलरिटी आई, इरेगुलरिटी समझ रहे हो कि जैसे आगे, जैसे मैं बोलूं सब्लिमेशन एनर्जी जो होती है वैनेडियम और मैंगनीज की कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। वैनेडियम और किसकी क्या कम होती है? और आयनिक एनर्जी बहुत, इनका जो सम होता है कंपैरेटिवली वो बहुत कम होता है। अब देखो, इनका सम जो है इन दो मेटल्स के लिए कम है, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इनकी? इसीलिए देखो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो किसका सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है? वैनेडियम और मैंगनीज का, क्योंकि वैनेडियम और मैंगनीज के लिए सब्लिमेशन आयनिक एनर्जी क्या है? कम है, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? तो ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द आयनाइजेशन एनर्जीज एंड सब्लिमेशन एनर्जीज, सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जीज का एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब्लिमेशन एनर्जी लगातार बढ़ रही है या लगातार कम हो रही है, या आयनाइजेशन एनर्जी लगातार बढ़ रही है, कम हो रही है, क्योंकि इरेगुलरिटीज रहती है सब्लिमेशन एनर्जीज में, आयनाइजेशन एनर्जीज में। इस पूरे सीरीज में इरेगुलरिटी रहती है। इसका फर्क आपको कहाँ दिखाई देता है? टोटल पे भी दिखाई देता है। अगर टोटल में इरेगुलरिटी है, इसका मतलब जिससे ये बना है टोटल, वो तीन एनर्जी है, उनमें भी क्या है? इरेगुलरिटी। हाइड्रेशन में जनरली आपको इरेगुलरिटी नहीं दिखेगी, आपको इरेगुलरिटी कहाँ दिखेगी? सब्लिमेशन में, और उसका फर्क आपको कहाँ दिखाई देता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ड्यू टू द इरेगुलर वेरिएशन इन एंड इन, इसके अंदर इरेगुलरिटी रहती है, इसके अंदर इरेगुलरिटी रहती है, इसका असर फिर आपको कहाँ दिखाई देता है? टोटल। आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में कि नहीं आया? लिखो, वैनेडियम और मैंगनीज का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब इन दो एलिमेंट्स के लिए सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी का सम क्या है? कम रहता है। इरेगुलरिटी नहीं है कि यहाँ से यहाँ बढ़ा फिर यहाँ से यहाँ कम हो गया, इरेगुलरिटी नहीं है। तो ड्यू टू द इरेगुलर वेरिएशन इन सब्लिमेशन एनर्जीज एंड आयनाइजेशन एनर्जी, देयर इज एन इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा। इस डेटा में भी आपको इरेगुलरिटी दिखती है। तो ये वही बच्चा कर पाएगा, सिंपल सी बात, या उसी को समझ में आएगा जिसको ये पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको किसी एलिमेंट का देखना है तो आपको कितनी एनर्जीज को कंसीडर करना पड़ता है? तीन एनर्जीज को। आ गया समझ में? सेकंड देखो, अगर आप इस सीरीज में चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि एक अकेला एलिमेंट है कॉपर, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ये अपने आप में क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए कि 3D सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा केवल किसका पॉजिटिव होता है? कॉपर का। वैसे भी याद रखिएगा, आंसर आपसे पूछा जाएगा क्यों, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों भैया, क्यों होता है पॉजिटिव? दिमाग लगाओ, क्यों पॉजिटिव होता है? अरे देख के बताओ भाई, आराम से बता सकते हैं। कॉपर के लिए क्या होता है? सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी और का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। हमें डेटा नहीं बता रही कि कितना वैल्यू होगा, अब जो भी होगा ज्यादा होगा, उसका हाइड्रेशन एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, नेगेटिव वाला वैल्यू कम होगा, और जो प्लस वाला वैल्यू है वो ज्यादा होगा। इसीलिए इसका ओवरऑल डेटा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। आ गया समझ में? कॉपर के लिए सब्लिमेशन और आयनिक एनर्जीज का जो सम होता है वो
हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होता है और इसीलिए कॉपर का इलेक्ट्रोपोटेंशियल डेटा प्लस में आता है। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपका, क्वेश्चन लिखिए। तो कॉपर एक अकेला एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू प्लस में। अब बताओ कॉपर में कॉपर ज्यादा स्टेबल होता है या कॉपर आयन ज्यादा स्टेबल होता है एक्वस मीडियम में? डेटा आपके सामने है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कॉपर आयन ज्यादा स्टेबल होता है, कॉपर ज्यादा स्टेबल होता है? जोर से बोलो, बोलो। कॉपर आयन ज्यादा स्टेबल होता है, सही कह रहे हैं? Cu2 का ज्यादा स्टेबल होता है या कॉपर ज्यादा स्टेबल होता है? एंड आंसर इज कॉपर। अभी क्या सिखाया मैंने? Cu2 प्लस से Cu का वैल्यू प्लस में, इसका मतलब Cu2 प्लस क्या बनना चाहता है? क्योंकि वैल्यू प्लस में है तो Cu2 प्लस Cu बनना चाहता है। प्लस में होगा तो ये वाला आयन ये बनना चाहेगा और जो बनना चाहेगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। तो सर कौन ज्यादा स्टेबल है? कॉपर आयन और कॉपर में ज्यादा स्टेबल कॉपर होता है। कॉपर एटम इज मोर स्टेबल देन कॉपर आयन। पानी के अंदर अगर हम डाल दें तो कॉपर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कॉपर आयन की स्टेबिलिटी कम होती है। Cu2 प्लस इज लेस स्टेबल देन कॉपर। अरे बोलो, क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, अच्छा बताओ, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, करने देना कंप्लीट द रिएक्शन ही रफ में करो। कॉपर की रिएक्शन आपने करवाई है डाइल्यूट H2SO4 से और आपने कहा कि सर कॉपर प्लस CSO4 बन जाएगा ये, ठीक है, ओके, बट दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। रिएक्शन होगी, कॉपर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता है सर, नहीं करता है सर। अब आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे कॉपर है और जब कॉपर सल्फेट बनेगा तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 क्योंकि SO4 का हो गया -2। कॉपर जब एलिमेंटल फॉर्म है तो 0। तो बताओ कॉपर H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है? 0 से कहाँ जा रहा है? +2। डाइल्यूट मतलब पानी में मिला हुआ है, तो बताओ पानी में कॉपर ज्यादा स्टेबल रहेगा या Cu2 में ज्यादा स्टेबल रहेगा? कॉपर, अभी आपने देखा कॉपर क्या रहता है? ज्यादा स्टेबल रहता है Cu2 प्लस से। तो कॉपर जो है वो Cu2 प्लस नहीं बनना चाहेगा क्योंकि पहले कॉपर था और अगर कॉपर सल्फेट बनता है तो कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा? +2। तो क्या चाहेगा कॉपर कि कॉपर से Cu2 प्लस बने? नहीं चाहेगा। ये डेटा से भी आपको पता चल रहा है। तो कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, नहीं रिएक्ट करेगा सर ये, क्योंकि ऐसा करने पर कॉपर 0 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और हमें यहाँ से दिख रहा है कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे घुमाएंगे क्वेश्चन को, आगे समझ में? तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो लिख लो जरा इस क्वेश्चन को भी। Explain why copper does not react with, बताइए ऐसा क्यों हुआ? Explain why copper does not react with, explain why copper does not react with dilute H2SO4, dilute H2SO4, ठीक है, क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? तो आंसर हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं जनरल बात बता दूं आपको, जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या हो, आप जनरल बात भी लिख सकते हैं, जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या हो वो एलिमेंट्स कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉपर H2SO4 से रिएक्ट नहीं करेगा तो ऐसा करने में कॉपर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में चला जाएगा और हम जानते हैं कि कॉपर ज़्यादा स्टेबल होता है, कॉपर +2 कम स्टेबल होता है। कभी भी चीज़ कम ज़्यादा स्टेबल से कम की तरफ नहीं जाती है। आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स का भी आपको इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या दिखे वो एलिमेंट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये डायरेक्ट बात भी याद कर सकते हैं, कभी रिएक्शन नहीं करते। हाँ, नेगेटिव वाले करते हैं। अगर मैं कहूँ कि वैनिडियम की रिएक्शन करा दो H2SO4 से, वो कर जाएगा, ये सब कर जाएंगे क्योंकि इन सबका डेटा क्या है? नेगेटिव वाले करते हैं, पॉजिटिव वाले नहीं करते।
आया समझ में? अरे आया समझ क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा करने पर ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो लिखो, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद dilute H2SO4? तो आंसर क्या है? This is because electrode potential value of copper is positive. This is because electrode potential value of copper is positive. Positive. Electrode potential value of copper is positive. Is positive. Elements with positive electrode potential value, या metals with positive electrode potential value, metals with positive electrode potential value will not react with dilute acids. Not react with dilute acid. Dilute acid react नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन ये है, आपको पूछा गया है कि E नॉट वैल्यू जो Mn3/Mn2 प्लस का जो E नॉट वैल्यू है वो क्रोमियम और Fe3 के वैल्यू से ज्यादा क्यों दिख रहा है? ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? ठीक है, क्वेश्चन में आ गया। E नॉट वैल्यू Mn3+/Mn2 पॉजिटिव का जो E नॉट वैल्यू है वो क्रोमियम और आयरन के डेटा से ज्यादा पॉजिटिव क्यों है? हमारा क्वेश्चन ये। ठीक, अब थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, पहले बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? Mn2+, मोर स्टेबल। अरे प्लस वाले में एक बाद वाला स्टेबल होगा, मुझको कितनी बार बता चुका हूँ। Mn3 क्या बनना चाहेगा? Mn2+ बनना चाहेगा। सर कैसे पता चला आपको वैल्यू प्लस में? प्लस में तो ये रिएक्शन होना चाहेगा, रिएक्शन होना चाहेगा तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है। है ना? अब आप यहाँ पे देखो, हमें पूछा गया है कि ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव क्यों है। तो हमने कहा कि Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, हमेशा चीज कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल की तरफ जाना चाहती है। ओके, क्यों? पर बात यह है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मान लिया डेटा सर ने बताया ज्यादा स्टेबल है, पर क्यों ज्यादा स्टेबल है? अच्छा ये बताओ, Fe2+ भी ज्यादा स्टेबल है, Fe3 से ज्यादा स्टेबल कौन है? Fe2+, इसका डेटा भी क्या है? प्लस में, पर इसका डेटा भी प्लस में, इसका डेटा भी प्लस में, लेकिन ये ज्यादा प्लस क्यों है? ये ज्यादा प्लस क्यों? तो ध्यान देना सबसे ज्यादा। Mn का एटॉमिक नंबर होगा 25, अरे होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18, 4s2, 25, और Mn2+ की क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, आर्गन 18, कहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? S से। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4s 0 हो जाएगा, हटा के नहीं लिख रहा है। 35, सर 35 कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई? हाफ फिल, और हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल होती है सर। हाफ फिल हो गया और हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें से Mn2+ इन सारे +2 में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? Mn2+। क्यों Mn2+ सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देखो 3d6 आएगा, इसका तो ये तो नेट स्टेबल है ही नहीं। तो Mn2+ वाला डेटा सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसलिए है, E नॉट का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि Mn2+ सबसे ज्यादा क्या इन सब में स्टेबल, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका डेटा उतना ज्यादा प्लस में है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये था कि इसका जो वैल्यू है ये इन दोनों के वैल्यू से ज्यादा पॉजिटिव क्यों है? तो ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इसका जो ये आयन है Mn2+, ये क्या है? स्टेबल है। तो सर ये भी स्टेबल है, पर ये भी स्टेबल है, ये तो है ही नहीं है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पर ये ज्यादा वैल्यू क्यों आ रहा है? ये कम है, ये भी प्लस में आ रहा है, वो भी प्लस में, पर वो ज्यादा प्लस क्यों आ रहा है?
और ये कम प्लस क्यों आ रहा है? वो ज्यादा प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका जो आयन है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? हाफ है। Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में Fe2 प्लस स्टेबल है, मान लिया मैंने स्टेबल है, लेकिन किससे कम स्टेबल है? Mn2 प्लस से कम स्टेबल है। Mn2 प्लस में ऐसा क्या खास है कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, आगे समझ में? अरे आया समझ में? ये तो है ही नहीं स्टेबल क्या है, 3 और 2 में ये तो स्टेबल है ही, इसकी तो कहानी भूल जाओ। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू की बात करते हैं कि ये दोनों वैल्यू प्लस है, लेकिन वो ज्यादा प्लस क्यों? क्योंकि इसका जो ये आयन है ये वाला +2 वो क्या है, हाफ है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे Fe की करके देख लो, Fe की कॉन्फ़िगरेशन करो, हटा मेरे नोट कितना 26 आर्गन 18 4s2 26 और Fe क्या बनेगा 2 प्लस Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 18 4s0 हो जाएगा 36। अब बताओ Fe2 प्लस ज्यादा स्टेबल है Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल? Mn2 प्लस D5 कॉन्फ़िगरेशन के से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है ये वाला आयन, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा स्टेबिलिटी होगा मतलब इसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन लिखो। चलिए सर अगला क्वेश्चन लिखिए। सब लोग खुद ही करेंगे क्वेश्चन को अभी। यूजिंग डेटा arrange the following in increasing order of their +2 oxidation state. In increasing order of their +2 oxidation state. Using data, arrange the following in increasing order of their +2 oxidation state. ये मैं डेटा दिया पे दिख रहा हूँ और आपको इसको अरेंज करना है, प्लस इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी आपको बता दी। अरेंज करना है कि किसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, फिर किसका अरेंज करना है आपको। हाँ जी, +2 ज्यादा स्टेबल है या क्रोमियम? जोर से बोलो। बढ़िया, +2, क्योंकि +2 Cr में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा क्योंकि वैल्यू ऐसे समझ लो, रिपीट कर रहा हूँ, तो इसका अगर माइनस में वैल्यू है तो पहले वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस में है तो कैसे भी समझो, डिपेंड्स अपॉन, जैसे भी आप याद कर सकते। Fe2 पे ज्यादा स्टेबल है Fe ज्यादा स्टेबल? ठीक है, Mn2 पे ज्यादा स्टेबल है Mn। सारे डेटा नेगेटिव है तो सबका पहले वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब बताओ इनमें तुलना करनी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ किसका वैल्यू जितना ज्यादा क्या, अरे भैया ये स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, सब स्टेबल है, लेकिन इनमें तुलना करो कि ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल। सर Mn2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों सर? क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा क्या है, नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव है। सबसे ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है। आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में कि नहीं आया? अब बताओ इसके बाद कौन, इससे कम Cr2 प्लस और सबसे कम कौन, Fe2 प्लस, सबसे कम स्टेबल तीनों ही है। Cr2 प्लस, Cr में ये ज्यादा स्टेबल, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल, लेकिन इनमें अगर तुलना की जाए तो जिसका वैल्यू जितना ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बात? तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, और रीजन क्या है, मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू, हायर विल बी द स्टेबिलिटी।
more negative the electropotential value, higher will be the stability. जितना ज़्यादा negative electropotential, उतनी ज़्यादा stability. ठीक? क्या क्वेश्चन है सर आपका? आपको बताना है, अच्छा किसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है, अच्छा या बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, किस किस में बताना है आपको? Cr2+ और दूसरा क्या है? Fe2+. इनमें से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपको पता होना चाहिए. तो यार यहाँ पे देखो, थोड़ा यहाँ पे डेटा का काम है, तो मैं आपको कहता हूँ डेटा याद कर लो. इसका डेटा कितना है? -0.41. और दूसरा डेटा हमारा आयरन की बात हो रही है, इसका डेटा कितना है? इन दोनों की बात हो रही है. अब बताओ तो स्टेबिलिटी में से अभी आंसर मिल जाएगा आपको. बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल? या ये ज़्यादा स्टेबल? सर ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव है. ठीक है सर. और यहाँ ज़्यादा स्टेबल कौन? यहाँ ये ज़्यादा स्टेबल. समझना बात को. आप जो स्टेबल है उसको छोड़ दो, जो स्टेबल नहीं है उसको देखो. क्या Cr2+ Cr3+ बनना चाहेगा? मोर स्टेबल की तरफ हर कोई जाना चाहता है, तो Cr2+ क्या बनना चाहेगा? तो इसका क्या होगा? 2 से 3 का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इसका होगा ऑक्सीडेशन. और अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है सर, हमारा आंसर आ गया. Cr2+ आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा. चलो दूसरा चेक करते हैं. ये तो स्टेबल है, इसका कुछ नहीं होगा. हाँ, Fe3+ क्या होना चाहेगा? ज़्यादा स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा. 3 क्या बनना चाहेगा? 3 से 2 का बनेगा. 3 से 2 का मतलब रिडक्शन. अगर रिडक्शन होगा तो कैसे एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमें किसके बारे में पूछा गया? हमें पूछा गया Cr2+ और Fe2+. हमें पूछा गया Cr2+ और Fe2+. भैया Fe2+ तो क्या है? इसका तो कुछ नहीं होने वाला. हाँ, Cr2+ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा उसका. और तो कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? Cr2+. देखो डेटा से निकाला मैंने आंसर. आया समझ में? Cr2+ स्टेबल नहीं है, Cr3+ ज़्यादा स्टेबल है, तो Cr2+ Cr3+ बनना चाहेगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. Fe2+ क्योंकि स्टेबल है तो भाई साहब वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता. हाँ, Fe3+ हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन Fe3+ के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है Cr2+ और Fe2+ के बारे में. तो Fe2+ स्टेबल हो गया, छोड़ दो. और Cr2+ स्टेबल नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, Cr3+ बनना चाहेगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग. तो क्या आंसर है इसका? Cr2+ ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. आ गया समझ में? क्योंकि उसका वैल्यू आपके सामने लिखो आंसर. ये डेटा तुम्हें दिया हुआ है और पूछा गया है कि मेटल को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन टेंडेंसी. कौन सा मेटल कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा ये अरेंज करना है. ऑक्सीडाइज कितनी जल्दी होगा मेटल? तो सर ऑक्सीडेशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है. ऑक्सीडेशन तो ये हो रहा है. Cr से क्या बना? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन. आपको बताना है Cr सब जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या Fe या Mn अरेंज करना है. ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या जो जितना ज्यादा क्या बनाएगा? स्टेबल आयन बनाएगा, वो उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. अब बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? Cr2+ नेगेटिव में, तो सर पहले वाला स्टेबल. इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? सर ये.
इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? यानी कि सबका कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? यानी कि Cr क्या Cr2+ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है क्योंकि ये स्टेबल है। क्या Fe ऑक्सीडाइज हो सकता है? हो सकता है। क्या Mn ऑक्सीडाइज हो सकता है? Cr भी हो सकता है ऑक्सीडाइज, Fe भी हो सकता है ऑक्सीडाइज, Mn भी हो सकता है, तीनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो कि तीनों जो आयन बनाएंगे वो क्या है? स्टेबल है। कैसे पता चला? सबकी वैल्यू क्या है सर? माइनस का मतलब है पहले वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला ये बनेगा, ये वाला भी ये बनेगा, ये वाला। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन तीनों को क्या करना है? अरेंज। अब बताओ +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? Mn2+। कैसे पता चला? तो जब सबसे ज्यादा स्टेबल Mn2+ है तो Mn ही तो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो Mn सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? और फिर रिपीट कर रहा हूँ, तीनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेंडेंसी है वो कम ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, सबसे ज्यादा इच्छा किस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की? Mn की सबसे ज्यादा इच्छा है ऑक्सीडाइज होने की। क्यों भैया? क्योंकि Mn ऑक्सीडाइज होके जो क्या बनाएगा? Mn2+ बनाएगा, वो सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि इसका डेटा सबसे ज्यादा क्या है? नेगेटिव है। सबसे ज्यादा नेगेटिव का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो लिखो metal which produces most stable oxidized ion, metal which produces most stable, metal which produces most stable oxidized ion will get oxidized first. Metal which produces most stable oxidized ion will oxidizes first. So आंसर हो जाएगा सबसे कम टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है Fe की। Fe क्योंकि Fe का जो आयन है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि उसका डेटा कम नेगेटिव है। उसके बाद टेंडेंसी होगी किसकी? Cr की, क्योंकि Cr का जो आयन है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव हो गया, ज्यादा स्टेबल टेंडेंसी थोड़ा सा ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी? Mn की, क्योंकि Mn का जो आयन है Mn2+ वो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका डेटा सबसे ज्यादा क्या है? नेगेटिव में है, इसलिए वो सबसे जल्दी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। आगे समझ में? हमने ऐसे चेक नहीं करना है इस बार, हमने ऐसे चेक करा। ऐसे क्यों चेक करा? उल्टा क्यों चेक करा? क्योंकि हमें क्या पूछा गया? तो ऑक्सीडाइज ऐसे भी हो रही है, ऑक्सीडाइज ऐसे हो रहा है, तो हमें उल्टा देख रहे हैं कि Cr से क्या Cr2+ बन पाएगा या Fe से Fe2+ बन पाएगा। तो हमने देखा यार Cr से Cr2+ भी बन सकता है क्योंकि डेटा नेगेटिव है तो ये ज्यादा स्टेबल है। तीनों ही मेटल क्या हो सकती है? ऑक्सीडाइज हो सकती है, लेकिन कम ज्यादा टेंडेंसी होगी। और सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? Mn की, क्योंकि उसका जो आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका डेटा सबसे ज्यादा नेगेटिव है। क्या बात समझ में आ गई? तो इस डेटा से तुम्हें क्या क्या बातें पता चल रही है? जो डेटा तुम्हें दिया, सबसे पहली बात क्या पता लग रही है? स्टेबिलिटी, कि कौन सा आयन, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। और थर्ड क्या? रेंज, क्या कह रहे हो? स्टेबिलिटी पता चल रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पता चल रही है और रिड्यूसिंग पावर पता चल रही है। ठीक है, बात नहीं क्लियर है मेरी बात? और ये वैल्यू जो है, जो भी डेटा तुम्हें दिया है, कितनी वैल्यू से मिलकर बना होता है? 3 वैल्यू से। कौन कौन सी 3 वैल्यूज है? सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। 3D सीरीज में कौन सा मेटल है जिसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू प्लस में? अकेला कॉपर, अकेला कॉपर, क्योंकि कॉपर का सब्लिमेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होता है। और 3D सीरीज में जो ट्रेंड है वो क्या रेगुलर है? नहीं, रेगुलर ट्रेंड नहीं। कहीं पे इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है, कहीं पे कम हो जा रहा है, क्योंकि इरेगुलरिटी उनके सब्लिमेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी के अंदर इरेगुलरिटी है, जिसका फर्क आपको टोटल में भी दिखाई देता है। आगे समझ में?
इसका रिवाइज करके आना है, मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नहीं करना तो बेटा देख लेना, तो ये बहुत एफर्ट लगाना पड़ा इसको समझाने के लिए। रिवाइज करके आना, कोई डाउट होगा अभी डिस्कस अभी दोबारा बताएंगे, रिवाइज करके आएंगे, ठीक है, थैंक यू।